अब जरा इसमें अगला टॉपिक देखते हैं। ये यार टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस पर बेफ पता नहीं कितनी बार न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं बोर्ड में, बहुत बार इसमें न्यूमेरिकल पूछे जा चुके हैं, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और बहुत ही ईजी टॉपिक है एक्चुअली। इसमें क्या है, इसका डेरिवेशन पार्ट बहुत ईजी होता है। अब जरा देखते हैं, तो अगर हम लोग करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालें, देखते हैं क्या कहानी इसमें बनेगी। तो यार हम लोग को ये पता है कि करंट जो होता है ना आई, तो ये फॉर्मूला तो dq अपॉन dt होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, dq अपॉन dt। अच्छा, अब जरा ये देखते हैं कि इस पूरे कंडक्टर के पास चार्ज कितना है। ठीक है, तो यार इस पूरे कंडक्टर के पास चार्ज होता वो था मेरे ख्याल से n इंटू ई। भाई n तो इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और e मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। ठीक है, तो इस पर टोटल चार्ज जो होगा वो कितना हो जाएगा, n इंटू ई। लेकिन एक प्रॉब्लम है यार, अगर आप n इंटू ई के बारे में बात करो तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लगाओ। n तो ये हो गया, अगर मान लीजिए कंडक्टर आप इतना बड़ा ले रहे हैं और आप एक कंडक्टर इतना बड़ा ले रहे हैं, क्या दोनों ही सेम कंडक्टर में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? नहीं। तो दोनों कंडक्टर्स में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे नहीं, पर इसके बावजूद भी यहाँ पर एक आइटम कांस्टेंट होगा और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है, या तो आप बोलिए नंबर डेंसिटी, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो हमेशा सेम रहने वाली, हर मटेरियल के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या नंबर डेंसिटी ये वैल्यू रहने वाली है सेम। और ये होती क्या है, इसको डिनोट करा जाता है स्मॉल n से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन में टोटल वॉल्यूम। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये होता है नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला। और इसकी यूनिट भी यार पर मीटर क्यूब बन जाती है। तो यहाँ पर अगर हम नंबर डेंसिटी की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, n इंटू a इंटू l। तो बहुत सिंपल सी बात है कि किसी भी कंडक्टर के लिए आप उस मटेरियल की नंबर डेंसिटी निकालो और उसके पास आपके पास जितना भी वॉल्यूम अवेलेबल है, आप उतने वॉल्यूम का उस नंबर डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, उतने वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये आपको मिल जाएंगे। तो n इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू a इंटू l। ठीक है, तो अगर हम इस फॉर्मूले को वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो जब हमारे पास चार्ज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, n इंटू a इंटू l इंटू ई। तब हमारे पास जो टोटल चार्ज आ चुका है किस इस कंडक्टर के अंदर, वो कितना आ चुका है, n इंटू a इंटू l इंटू ई। ठीक, अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इस q की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो d यहाँ पर क्या हो जाएगा, n इंटू a इंटू l इंटू ई अपॉन में dt। अब डिफरेंशिएशन, तो इसमें जो जो आइटम कांस्टेंट है इसको हम लोग निकालेंगे बाहर। तो नंबर डेंसिटी यार ये तो कांस्टेंट रहने वाली है, तो किसी भी मटेरियल की नंबर डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो स्मॉल n तो बाहर आएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदल है। आप देखिए, आप मार्केट में जब वायर लेने जाते हैं तो आप लेंथ के हिसाब से लेते हैं, यार 1 मीटर वायर दे दो, 10 मीटर वायर दे दो, पर क्या एरिया बदलता है उसका? नहीं। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम रहने वाला है, तो इसका मतलब यहाँ से a भी बाहर आ गया। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बात करते हैं, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं बदलेगा, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बाहर आया। अब l लेंथ, तो लेंथ क्या कांस्टेंट रहने वाली है? नहीं। आप इतना बड़ा वायर भी ले सकते हो, इतना बड़ा वायर भी ले सकते हो, इतना बड़ा वायर भी ले सकते हो। तो यहाँ पर लेंथ वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये कहानी क्या बन जाएगी, dl अपॉन dt। dl, तो अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो इलेक्ट्रॉन को यही लेंथ तो कवर करनी है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसी को क्या बोला जाता है, वेलोसिटी। तो यार जो करंट का रिलेशन होता है I, तो ये क्या हो जाएगा, NEA इंटू VD। तो करंट का जो रिलेशन होता है वो होता है I इज इक्वल टू NEA VD। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो यही बोला जाता है रिलेशन विद करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो NEA VD। अब इस रिलेशन में एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है कि LHS साइड क्या है, ये है करंट, n क्या है, नंबर डेंसिटी, e इलेक्ट्रॉन, a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो LHS साइड देखें हम, तो LHS साइड तो स्केलर क्वांटिटी है। अब जरा RHS पे आइए, तो नंबर डेंसिटी स्केलर होती है, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी स्केलर होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो यार RHS तो वेक्टर क्वांटिटी के साथ डील कर रहा है, LHS में स्केलर क्वांटिटी, ये कैसे पॉसिबिलिटी है, इसका मतलब आपके RHS साइड में कोई ना कोई एक वेक्टर क्वांटिटी और होगी। तो जब हम इसको वेक्टोरियली लिखते हैं, तो वेक्टोरियली पता है किसको कैसे लिखते हैं, I इज इक्वल टू NE इंटू VD डॉट ए वेक्टर। तो हाँ, ये जो ए है ना, ये एरिया नहीं है, ये एक्चुअली एरिया वेक्टर है। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मान लीजिए इस कंडक्टर को इस तरीके से रखे हुए हैं, अच्छा अभी इस फॉर्मूले में ये क्यों नहीं आया था एंगल, क्योंकि देखिए यहाँ पर एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और वेलोसिटी भी सरफेस के परपेंडिकुलर जा रही है, तो एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो इस वजह से कॉस 0 हुआ और वो कहानी खत्म हो गई। लेकिन बाई चांस यहीं पर अगर आप इस कंडक्टर को इस तरीके से रखें और इसको आप इस तरीके से स्लाइस कर दें, तो अब देखिए वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स तो ये होगी
और एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इस तरीके से सरफेस के परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ पर क्या है, एक एंगल जरूर बन रहा है थीटा। तो इस केस में ये क्या कहानी बनेगी, ए डॉट वी डी। तो ए डॉट वी डी के हिसाब से यहाँ पर कहानी चलेगी। और ये जो आपने टर्म यहाँ लिख लिया ना एन ई इंटू वी डी, इसको पता क्या पढ़ा जाता है, इसको बोला जाता है करंट डेंसिटी। तो इसको ही बोला जाता है करंट डेंसिटी। तो जे वेक्टर इज इक्वल टू हो जाता है एन ई इंटू वी डी। तो ये टर्म बोला जाता है करंट डेंसिटी, और जे को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। और इसकी डेफिनेशन अभी हम लोग निकालेंगे, इसकी डेफिनेशन। तो पहले तो जरा इस फॉर्मूले को फॉर्मुलेट कर लेते हैं। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला आ चुका है वो क्या आ चुका है, आई इज इक्वल टू जे डॉट ए। तो आई इज इक्वल टू जे डॉट ए, ये फॉर्मूला आ चुका है। जे यहाँ पर क्या है, करंट डेंसिटी। और अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, अगर बाई चांस हम इसी कंडीशन को ले लेते हैं, यहाँ एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री का। तो अब इस केस में करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जे इंटू ए। तो अगर हम जे की वैल्यू निकालें तो ये क्या बन जाएगा, करंट अपॉन एरिया। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से क्या बन जाएगी, तो डेफिनेशन बन जाएगी करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ द एरिया। तो करंट डेंसिटी का डेफिनेशन की बात करें तो करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज नॉन एज करंट डेंसिटी। और यूनिट की बात करें तो यार यूनिट की तो बहुत सिंपल सी बात है, यूनिट क्या बन जाएगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट बन जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है करंट बेसिकली आई। तो आई मतलब करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, वेक्टर क्वांटिटी एसआई यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी डेफिनेशन बनती है और ये बनती है इसकी एसआई यूनिट। तो करंट डेंसिटी बेसिकली क्या है ना, अभी आपके बुक्स में इस तरीके से यहाँ तक फॉर्मूला दिया हुआ है, पर ये थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। एक्चुअली क्या है, नए टॉपिक की तरह ट्रीट कर रहा है, करंट डेंसिटी को नए टॉपिक की तरह डील कर लिया। पर एक्चुअली क्या है ना, इस पूरे चैप्टर में कोई नया टॉपिक है ही नहीं। ये सारे टॉपिक जो है वो आपस में इंटरलिंक है, और सारे टॉपिक जो है वो एक के साथ एक जुड़े हुए हैं। और वहाँ जहाँ से एक बार कहानी शुरू होती है ना, फिर वो खत्म होकर ही खत्म होती है। मतलब बीच में आप ये कहो कि आप क्या नाम है, यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से आ गए, तो पूरा लिंक बनता हुआ चला जाता है। तो इस तरीके से कहानी बनेगी। इसी में एक चीज़ और आ जाती है, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी एक्चुअली क्या है ना, इसको डिनोट कर देते हैं म्यू से। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। और इसको सिंपली कैसे बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो मोबिलिटी टर्म का मतलब ही आप समझ गए होंगे। मोबिलिटी टर्म का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स की मूव करने की टेंडेंसी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल रही है ना, इसी चीज का जो रेशियो है, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इसको डिफाइन भी ऐसी कर दिया जाता है, इट इज द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बन जाती है। और ऐसा यूनिट भी आप वहाँ से निकाल सकते हो। ऐसा यूनिट क्या बन जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या बन जाएगी, वोल्ट पर मीटर। तो मीटर पर सेकेंड तो इसकी बन गई है, ठीक। और इधर पे क्या बन जाएगी, वोल्ट पर मीटर। तो इसको जब हम लोग डील करेंगे तो ये इसकी ऐसा यूनिट क्या बन जाएगी, मीटर स्क्वायर अपॉन में वोल्ट सेकेंड। तो मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, ये बन जाएगी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी की ऐसा यूनिट। और बाकी आप अगर चाहो तो न्यूटन पर कूलम में भी लिख सकते हो, कोई ऐसा बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होकर आप इसको डील कर सकते हो। ये बेसिकली क्या है ना, इसके ऐसा ही सिस्टम में यही यूनिट लिखी जाती है, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड।